औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीनो नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉच न्यूज़। मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि शाम का फाल हो चुका और इतना एक अजीबो-गरीब तरीके से हुआ है कि तमाम लोग हैरान हैं कि ये क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्यों हुआ, कौन सी साजिश थी, कौन से अवामिल इसमें जो कार फरमा है, कौन से हाथ का कार फरमा है और इसके मकासद क्या थे। बहुत सारे सवालात जो है उन्होंने जन्म लिया और ये है कि बहुत सारे तजज़ियात इसके ऊपर, बहुत सारे वीलॉग, बहुत सारी खबरें और लोगों की अपनी ज़ाती राय और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में हर कोई अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और तजिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कारआमद हैं तमाम चीज़ें। हम भी आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद राशिद अहद साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और बेहतरीन तजिया निगार हैं, राइटर हैं, आपके जाने पहचाने हैं। और मैं हमेशा मैं इस हिसाब से तारीफ करता हूँ कि बहुत ही मुदल्लिल और टू द पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, जिसमें कि एक चीज़ जो होती है वो समझ आ जाती है। मैं जनाब सैयद राशिद अहद साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला और मैं उनको शो में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब राशिद अहद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एक आम सवाल, उमूमी सवाल जो लोगों के ज़हनों में चल रहा है, मेरे ज़हन में भी है, लोगों के ज़हनों में भी है कि ये अचानक से कैसे हो गया? अगर हम अफ़गानिस्तान को देखें तो वो भी एक अगरचे कि एक प्लानिंग थी, एक डील थी, लेकिन उसको भी शुरू हुए और ख़त्म होने के दरमियानी वक़्त 2 महीने का बनता है। लेकिन ये कि यहाँ पर तो 2 महीने नहीं लगे, यहाँ पर तो 10 दिन के बाद 11वें दिन वो जो है ना दमिश्क में पहुँच गए और उसी दिन उन्होंने सारा ये अपना इंतज़ाम भी तकरीबन सँभाल ही लिया कहा जाएगा। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म अभी तक जो बशर असद के ही बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं जिलाली। तो लेकिन ये है कि बहरहाल ये है कि कब्ज़ा तो बहरहाल इनका हो चुका। ये कैसे हुआ? किस तरह हुआ? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगरचे इसका नतीजा अचानक सामने आया, लेकिन जो मसले मसाइल थे वो काफी अरसे से चल रहे थे। ये ईरान का तहम्मुल था और ईरान की जो कोशिश होती है कि अपने हलीफों की, अपने इत्तेहादियों की इज्जत और पर्दा रखे, तो उसकी वजह से वो काफी ईरान जो है कोशिश करता रहा कि इसमें इस्लाहे अहवाल हो जाए और ताकि जो काम सीरिया के जरिया मुकावमती और मुजाहमती तहरीक की मदद का चल रहा था, फलस्तीन और लिबनान का, वो चलता रहे और यहां भी इस्लाह अहवाल हो जाए। चुनांचा लेकिन जाहिर है कि बार बार फरमाइश और बार बार गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में भी ये बिल आखिर ये नहीं हो सका। अच्छा, वो आज ही इराक की फॉरेन मिनिस्टर का भी एक ब्रीफ अकाउंट आई है कि हुआ क्या है, और काली स्पीकर उनका भी एक ब्रीफ कर, और इससे पहले मैं वो देख चुका हूँ। अस्साम तुराबी जो ईरानी एनालिस्ट है उनका भी आया, और फिर क्या कहते हैं सैयद हमीद हकीमी का भी आया। तो इन सब से ये वाजे होता है कि उसमें मुश्तरकात बहुत ज्यादा है जी, मुश्तरकात बहुत ज्यादा है। सैयद अली रजा का भी प्रेस टीवी पर आया एनालिसिस, तो इसमें तो सब में मुश्तरकात बहुत ज्यादा हैं और यानी कि जो मुख्तलिफ बातें हैं वो कम। इन सब का महासल ये है कि कुछ अरसे से मसलन ये कि
बशार अल असद जो है वो इसराइल के इलाकाई हलीफों के करीब हो रहे थे और ईरान से अपने आप को दूर करने की कोशिश में लगे हुए थे और उनका जो है मुजाहिमती तंजीमों के साथ ताउन नामुनासिब सा था, है ना। तो और अभी इराक़ी ने ये जो फॉरेन मिनिस्टर इराक़ी ने कहा कि मसलन जब हम आखिरी मुलाकात करने गए थे बशार अल असद से, तो जो बात सामने आई कि भाई वो क्या कहते हैं कि जब बात आई कि भाई सीरियन आर्मी जो है कोई मुजाहिमत ही नहीं कर रही है। जब से हुमस पर कब्जा हुआ तब से न सीरियन आर्मी न और अवाम उन्होंने किसी किस्म की मुजाहिमत की ही नहीं, कहीं भी नहीं की। और एक लाइटनिंग स्पीड के साथ जो है वो क्या कहते हैं अमेरिका और इसराइल के हिमायत याफ्ता टेररिस्ट वो दमिश्क पहुंच गए। दमिश्क पहुंच गए। तो इराक़ी का कहना है कि इस पर जो है वो बशार अल असद भी सरप्राइज हुए, कि उनको भी सरप्राइज था। उनसे कहा जाता था कि भाई कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है तो इस पर सरप्राइज होते थे। तो यानी उनको भी हैरानी होती थी। हालांकि हैरानी की बात नहीं थी, तो बात थी कि रहबर से जो इनकी मुलाकात आखिरी मुलाकात हुई है, ईरान आए थे, तो उसमें रहबर ने साफ कहा कि देखिए मसलन के 2011 में पूरी साजिश चली मगरिब में शाम के खिलाफ, लेकिन शाम ने इस्तकामत दिखाई तो उनके यानी अमेरिकी और इसराइली मंसूबों को यानी कि फेलियर से दो चार होना पड़ा। उस जमाने में 2011 में सूरत हाल बहुत सख्त थी, बहुत ही सख्त। आज से ज्यादा सख्त थी। हाँ, तो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हम बशार अल असद को रहने नहीं देंगे और ईरान ने कहा कि हम बशार अल असद को गिरने नहीं देंगे, और हुआ वही जो ईरान ने चाहा था। और बहुत ही इज्जत तो अजमत हिस्से में आई बशार अल असद की हुकूमत के, और इन तकफीरी दहशतगर्दों और उनके पुष्टपनाहों को, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो उस इलाके के दूसरे सऊदी अरब हो उस वक्त, है ना, या मुत्तहिदा अरब इमारात हो, या इजराइल और अमेरिका हो, उनको यानी कि रुसवाई और जिल्लत का सामना करना। तो वो वजह यही थी कि ईरान उनके पुष्ट पर खड़ा हुआ था। और कासिम सर, तो कासिम इराक़ी ने वो मेरा ख्याल है कि कालीबाफ, जनाब कालीबाफ ने फरमाया कि जब ये मसन के इसमें शाम में जब फतह हो गई तो बशार अल असद से कासिम सुलेमानी ने कहा कि आप अवाम पर तवज्जो दें, अवाम की फलाह व बहबूद पर खास तवज्जो होनी चाहिए। सही बात। हाँ, और ये बात बहुत ही उन्होंने ताकीद के साथ, और भी मुतअद्दिद मशवरे, मसलन के खुद ईरान की तमाम हुकूमतें इस दौरान जो रही वो, और ईरान के जो एडवाइजर्स थे, मुशीरान थे शाम में, उन्होंने भी बशार अल असद को बराबर तवज्जो दिलाई कि जो मुख्तलिफ धरे हैं उनमें यानी कि मुज़ाकरात होनी चाहिए और मिल मिलाकर कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए। और ईरान ने कहा कि हमें इससे कोई परवाह नहीं थी कि हमारे के बाद ग्रोह मुखालिफ हैं या बात ये हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम इसकी कोई परवाह नहीं करते थे। हम दिल से ये चाहते थे कि ये एक सिस्टम बने जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इख्तलाफ की मौजूदगी के बावजूद चले। तो लेकिन इस हवाले से भी गोया के
वो बशार अल असद ने कोई खातिर खाह यानी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, तो फिर हुआ ये कि अभी जो हुआ, अभी जो बहुत क्राइसिस आया एकदम 27 नवंबर के बाद, तो उसमें ईरान ने कहा कि हम अगर चाहिए तो हम अपने फौज देते हैं, मज़ाहमती तहरीके भी आपका साथ दे, तो उसमें तो उसमें उन्होंने इस असिस्टेंस को कबूल ही नहीं किया। ईरान की असिस्टेंस को उन्होंने कबूल ही नहीं किया, ईरान को इजाजत ही नहीं दी कि वो अपना कोई दस्ता डिप्लॉय करें। और तो मसला ये है कि वो जाहिर है कि ये तब्दीली उनके अंदर बहुत पहले आ चुकी थी। जब सऊदी अरब ने इनके यहाँ सऊदी अरब ने अपना सिफारत खाना खोला, तो इन्होंने यमन के सिफारत खाने को रुखसत कर दिया, बंद कर दिया। यानी सऊदी प्रेशर रहता ना। फिर सऊदी मुत्तहिदा अरब का जो मौक़िफ़ है ईरान के 3 जजीरे के मुतालिक, तुम्बे बुजुर्ग, तुम्बे कूचक और अबू मूसा, उसके मुतालिक भी बशार अल असद उनके साथ हो गए उनका साथ दिया। तो मसल के एक अजीब, मतलब कि वो शख्सियत जिसके लिए ईरान ने पूरे दामे दरमे सुखानी जान की बाजी लगा दी, 40 साल से कर रहे 40 साल से, जाहिर है उनकी 50 यानी कि 5 दहाई से हुकूमत है। 1920 में शाम को मारज़ वजूद में लाने वाला फ्रांस था, और फिर उसके से 1946 में तो तक वो उनके यानी कि उनके अंडर रहा। फिर 1946 में उनको आजाद किया। फिर जो है वो क्या कहते हैं, वो मिस्र के साथ मिलकर के एक मुत्तहिदा ये बड़ा, और काहिरा उसका कैपिटल हुआ, काहिरा उसका कैपिटल हुआ। फिर बिल आखिर बहरहाल उस वक्त तक तो असद खानदान नहीं था। हाफिज असद 1971 में आए, और 50 साल के अरसे में, यानी कभी भी शाम की सूरत हाल अपने इसके मारज़ वजूद के आने के वक्त से बहुत ही मुस्तहकम नहीं थी। अलबत्ता असद फैमिली के आने से हाफिजुल असद ने काफी अच्छे से मैनेज किया चीजों को, और वार भी लड़ी इसमें, है ना। तो 1967 की वार में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और 1973 की वार में इन्होंने कुनैतरा लिया इसराइल से, और टर्की से जो इनका इख्तलाफ था इस्कंदरियून के, उस पर भी उनसे लड़ाई लड़ी और उसको बड़े अच्छे से डील किया। तो कहने का मतलब यह है कि इस 50 साल के अरसे में इनकी, इस खानदान की खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। तो ईरान ने हमेशा इनकी खूबियों को पेश नजर रखते हुए, और जाहिर है कि जब ईरान इराक वार हुई थी तो उसमें शाम ने सपोर्ट भी की थी ईरान, तो ईरान ने इस एहसान का उनको बदला भी दिया। तो लेकिन एकदम से इनकी कैफियत क्या हो गई, बदल गई, और शाम की आर्मी भी, उसकी वजह हो सकता है कि शाम की आर्मी ही इनके हाथ से निकल गई, और इसराइल और अमेरिका जो है वो बिहाइंड द सीन प्लॉट्स, यानी मखफियाना तरीके से जो साजिशें चल रहे थे, उससे उन्होंने शाम के फौज में नफूज किया, और नफूज शाम में बहुत फौज को जो है तनख्वाहें भी नहीं मिल रही थी, जाहिर है कि वो वजह भी तो होगी। हाँ, वजह होगी, बिल्कुल होगी, और वो अमेरिका और इसराइल जेब में पैसे लिए फिर रहे थे, है ना। तो जाहिर है, लेकिन असल मसला ये है कि ठीक है कि पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इस पर भी जो है ना, ईरान उनका फुल साथ देने के लिए बशार अल असद कहता है, कितने डेलीगेशंस गए कि हम किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, हम किस तरीके से इकोनॉमिक को अपने ये सकते हैं। इसमें पूरा तामुन था ईरान का
लेकिन उन्होंने लगता है कि अरब ममालिक के ये जो इसराइल के बहुत ही यानी कि यानी अंदर से दोस्त थे, जिनके दिल इसराइल के साथ थे, उनके वादे वईद पर भरोसा करिए। हालांकि जब वो 6 महीने पहले आए थे बशार अल असद, तो उनसे यही कहा था कि देखिए, जो उस वक्त आप कामयाब हुए, वो जो जंग थी उसमें कामयाब हुए और अमेरिका और इसराइल फेल हो गया। अब ये हाइब्रिड वार है, अब ये हाइब्रिड वार है। तो इसमें जो है अमेरिका जो वादे वईद, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो वादे वईद करेंगे, उस पर भरोसा करने का नहीं है, इस पर भरोसा करने का नहीं है। तो ये सारी चीजें जाहिर करते रहे और उन्होंने यानी भरोसा किया और उन्हें समझा कि सऊदी अरब और इमारात वगैरह वो इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएंगे और इनकी रिकंस्ट्रक्शन की। इन्होंने ऐसी बातें जरूर की और उन्होंने, ये जाहिर है कि ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि इन्होंने ईरान से दूरी की शर्त रखी। यानी यकीनन जुबान काल से भी कहा होगा और जुबान हाल से तो साफ बराबर ही कह रहे थे कि भाई ईरान से दूरी। और ये बात आई है कि अगर हमें किसी से मसला नहीं, हमें ईरान से मसला है। अगर बशार अल असद ईरान से के हिमायत से और उनकी दोस्ती से बाहर आ जाए तो मसला नहीं है। तो बहरहाल, हाँ, तो बहरहाल ये सूरत हाल हुई कि जिसमें ईरान के लिए यानी और ईरान जिन मुजाहमती यानी के महवर का साथ दे रहा था, उनके लिए बशार अल असद और शाम बहुत ज्यादा नफा आवर नहीं अब रह रहे थे। अच्छा राय साहब, यहाँ पर एक चीज बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि यानी इनका, यानी अरब ममालिक का असरात इसके ऊपर आ रहे थे, और दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि इनके ऊपर भी अरबी जो तासबियत थी वो अब तारी हो गई थी। तो जब ये यहाँ से फरार किया इन्होंने, तो ये किसी अरब मुल्क में नहीं गया बल्कि रशिया में गए हैं। आप उसकी क्या वजह समझती हैं? भाई बशार अल असद ने देख लिया कि उन्होंने जो वादे वईद इन्वेस्टमेंट किए थे वो तो किए नहीं, इसराइल की उसी तरह साथ देते रहे। ये एक विम्स यानी एक क्या कहते हैं को ये जानते हुए कि ये नहीं देंगे, लेकिन वो अपने आप को समझते थे कि इस तरह हम अपनी हिफाजत और शाम की हिफाजत कर सकते हैं। एक ये समझिए कि फार्सिकल एक धोखे की टट्टी के तौर पर एक फार्सिकल उनकी एक अप्रोच थी, फार्सिकल, एक बिला वजह फरेब में मुब्तला हूं। तो अब जबकि उनकी जान, उनकी फैमिली की जान का मसला था, अब उनकी वहां से रुखसती हो रही थी और जाहिर है कि जो तकफीरी थे और जो अपोजिशन थी इनके खून की प्यासी थी, तो जो तकफीरी थे उनके खून के प्यासे थे, तो उन्होंने समझा कि, तो फिर उन्होंने जाहिर है कि रूस जाने का फैसला किया और रूस ने उनको एजाइलम दे दिया। हो गया कि आप अच्छे से रहिए, ये रहिए, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर। तो इस वजह से उनको मालूम है कि वहां जाएंगे तो महफूज नहीं रहेंगे, है ना। वही उनको पूरा इस पूरे यानी कि मगरिब से और इसराइल से लड़ाई में वो पेश रहे, काफी हद तक रहे। तो वो समझते थे कि इन अरब ममालिक में इसराइल और अमेरिका की मौजूदगी किस कदर मजबूत है कि वहां से कोई बच नहीं सकेगा। तो इस वजह से उन्होंने इसका इंतखाब नहीं कि वाहिद उनके लिए या तो ईरान था या तो रूस था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ईरान से दूरी ही इख्तियार की है, तो रूस चले जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पर उनको आपकी बात को जो आपने बात की है बिल्कुल इसकी तायद करते हुए कि आपने देखा कि कल जब टाइम ऑफ इसराइल पे मैं ये खबर पढ़ रहा था और यरूशलेम पोस्ट पे भी खबर थी कि नेतन्याहू ने कहा कि इसके सेना मेरे सर है। तो साथ ये भी खबर लगी हुई थी कि ये जो बशर असद है किसी फिजाई हादसा में हलाक हो सकते हैं, ये भी खबर थी। तो इसको क्या समझेंगे? ये असल में ये तो तकफीरियों ने जो है वो दावा किया था कि हमने उनको, ये उसकी तरफ से था, इसराइल की तरफ से ये बात थी, उनकी मीडिया पे ये बात आई। हाँ हाँ, वो इसराइल की तरफ से आई, लेकिन वो यानी उसकी क्लिप आ चुकी थी
कि हमने जो है वो उनके तकदीरियों की इसकी वजह से कि वो ये कि रडार से उनका तैयारा जो है वो नजर नहीं आ रहा है, इस बिना पर वो इस खदशे का जाहिर कर रहे थे कि उन लोगों ने तो कहा कि हमने उनको मार दिया और बाकी लोग अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन वो दिन भर तक तो ये खबर यानी कि एक मुअम्मा बनी रही। और लेकिन रात में ये बात क्लियर हो गई कि क्रेमलिन के किसी यानी कि ऐसे अफसर ने जो नाम बताने से गुरेज किया, उन्होंने ये बोल दिया कि वो और उनकी फैमिली मॉस्को में मौजूद है। तो बात सीधी हो गई और उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रूस ने एजाइलम भी दे दिया, पनाह भी दे दी। तो ये जो खबर थी कि भाई ही इज क्लेम टू हैव किल्ड, तो ये बहुत ही थोड़ी वक्त के लिए रही। इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी और पहले भी, इससे पहले भी वो तो एक आ गई, वरना तो पहले तो यही है कि वो अननोन लोकेशन पर वो चले गए हैं माइग्रेट करने। जाहिर है कि अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग से ये सारे काम ये अंडरस्टैंडिंग डीलिंग से हुई है और उसमें रशिया भी शामिल था। और इसी वजह से रशिया का जो एयरबेस है लताकिया वगैरह पर, तो उसमें तारतूस पर, तो वो बिल्कुल नेवल और एयरबेस वो बिल्कुल महफूज है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी तरह बहुत सारे मामले में डीलिंग हुई है जिससे कि यानी खून खराबा नहीं हुआ। तो एक तरह से तो ये सही हुआ। और अब ये जैसे कि राखी ने कहा कि अब ईरान से इनके रिलेशन इस पर मुनहसर है कि ईरान के तय इनका रवैया क्या होता है, इनका क्या ये होता है, इनकी पॉलिसीज क्या है उस पर है। तो ईरान को यानी कि बल्कि अली रजा जो प्रेस टीवी पर लिखते हैं, सैयद अली रजा, उन्होंने तो ये भी लिखा कि मसलन ये है कि मुजाहमत की मदद पर भी, यानी कि जो लाइफलाइन थी ये, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने किस तरह लिखा इसकी तफसील तो उन्होंने नहीं बताई। तो ये सूरत हाल है। और जाहिर है कि अराक्ची ने जो कहा कि वो तो फॉल हो रहे थे, यानी कि हम उनको फॉल नहीं होने देते, यानी लेकिन इन्होंने वही वादे वईद पर जो है वो भरोसा किया और चले गए। बहरहाल उन्होंने भी कहा कि ठीक है, उसका मसला नहीं है और हम जो है वो कोशिश इस बात की करेंगे कि वहां एक एमिकेबल यानी काबिल कबूल हुकूमत जो सबके लिए काबिल कबूल हो, सारे धड़ों के लिए, वो वहां कायम हो, इसकी हम कोशिश करेंगे, हिमायत करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपसे राष्ट्र दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जब से अब कल से इन्होंने ये इस पे दमिश्क में लोग दाखिल हो गए हैं और जो सूरत बन रही है, लेकिन उसके फौरन बाद इसराइल ने सीरिया के ऊपर बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं, गोलान की पहाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है और भी इलाकों को ले लिया है। और इस तरह वो नेतन्याहू ये भी ऐलान कर रहा है कि 1972-73 का जो मुआहदा था वो इनके साथ था, वो तो इनकी हुकूमत खत्म हो गई, अब वो मुआहदा भी टूट गया। तो बाकी जो भी यानी उनके वो जो मुआहदा हुआ तो वो तमाम जो है वो हमारे चूंकि इलाके, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। इस तरह इनके और जो इसके अलावा रशिया जो है, सॉरी ये सीरिया जो है, इसके जितने भी फौजी जो भी बेसिस हैं उनको, जो डिपो हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह? अब ये यानी हुकूमत उनकी अपनी मर्जी की आ गई, तो अब ये इसराइल जो है ये काम क्यों कर रहे हैं? जी, उसकी वजह यह है कि देखिए, इससे पहले इन सारे उमूर से पहले नुक्ता इर्तिकाज फलस्तीन था। फोकल पॉइंट जो था वो दुनिया में बहस मुबाहसा और मुशाहिदा का, यानी चाहे वो टीवी मुशाहिदा, चाहे वो दीगर सोशल मीडिया का मुशाहिदा, उसमें जो है बहस सिर्फ एक ही थी, वो इसराइल और फलस्तीन की जंग थी। और तो ये एक तरह से अमेरिका और इनकी, हालांकि अमेरिका ने कहा कि मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये उसके कहने से थोड़ी मान लिया जाएगा। तो इसराइल और ये चाहते थे कि किसी तरीके से
तमाम मज़ाहमती तहरीकों को यहाँ इंगेज करें और फिर उधर ये इधर इंगेज रहे और ये रहे, शाम भी कमजोर और मुजाहिमती तहरीकें भी कमजोर, और उधर हम जो है वो हिजबुल्लाह पर और जी ये रहा साहब। मार रहे हैं बेगुनाहों को, लेकिन जो इनके फौजी काफिले पर और जो इनकी फौजी के कैजुअलिटीज हो रहे फौज अफवाज की, इसराइली अफवाज की लिबनान में भी और यहाँ भी, वो अब भी जारी है, अब भी जारी है। और हमास ने तो बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन आज साउथर्न लिबनान में भी के फौजियों की हलाकत हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये उनका ये, तो इन्होंने फिर यही काम करना था कि इन्होंने अब जो है कि शाम के डिफेंस सिस्टम पर हमला किया, शाम की रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहते हैं अदारे पर, इंस्टीट्यूशन पर हमला करके उसको तबाह किया, वीपन्स के डिपो तबाह किए, और इन्होंने वही तकफीरी दहशतगर्दों को कहा कि इन पर, इनके हाथ लग जाएगा ये चीज, लेकिन वो इन पर भी एतमाद नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके गुण गा रहे हैं, ये उन पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत की जो मुंतकली का माना, जो वजीर आजम गाजी क्या कहते हैं जलाली हैं, वो कह रहे हैं कि हम 18 महीने हमें चाहिए ट्रांसफर करने के, है ना। तो अच्छा, ये शाम के हमले पर और ना तकफीरी बोल रहे हैं, ना वो ना वजीर आजम बोल रहे हैं, ना वजीर आजम बोल रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत ही यानी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है ना। सिर्फ इसराइल का फायदा हो रहा है, इसराइल जो है कुनैत्रा पर ये कर लिया उसने, और वो बफर जोन की जो 1974 में जो मुआहदा हुआ था, तो उसको कह रहे हैं कि अब उस मुआहदे को हम और हम बफर जोन बनाएंगे। हाँ, तो ये इसराइल की जसारतें बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई इसराइल की जसारत। लेकिन ईरान की रहबरियत ने मुजाहिमत को महफूज रखा है और मुजाहिमत को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने दिया है, मुजाहिमत को खुद कफील कर दिया है, यानी अब वो शाम की राहदारी के मोहताज नहीं है, उनको अपने तौर से इतना मजबूत कर दिया है। जिस तरीके से हमास अब भी हमला कर रहा है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह कॉन्फिडेंस का अभी सालों वो लड़ सकते हैं अपनी हथियारों से जो हिजबुल्लाह के हैं, और वो हमास को भी सप्लाई कर सकते हैं, और फिर उनके फैक्ट्रीज कायम कर दी हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ये एक थोड़ा सा वक्फा है तातुल का, है ना, स्टेलमेंट जो है ये एक वक्फा है, लेकिन इसके बाद देखिए कि इनके अपने जूतों में दाल बटेगी अगर ये होशियारी से काम नहीं लेते हैं। अगर मसला ये है कि होशियारी से अगर काम नहीं लेते हैं और आपस में पावर ट्रांजिशन को पीसफुल्ली अंजाम नहीं देते हैं, तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। हालांकि जो ये क्या कहते हैं हयात क्या कहते हैं अशम्स है, हयात तहरीर अशम्स या अशाम, हयात तहरीर अशाम, इसने ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जेस्चर बहुत मॉडरेट जेस्चर दें, बहुत ही मोतदिल दें, और इस बात की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि ये अपनी इस कोशिश में कहां तक कामयाब होते हैं। बहरहाल जब तक इनकी तरफ से यानी ईरान को पर इंतकामी और या इस तरह की चीजों की नहीं होगी, तो ईरान भी चाहता है कि वहां अवाम की हमआहंगी से तमाम ग्रुप की इंक्लूसिव तमाम ग्रुप्स की इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने। इसमें ईरान साथ है, रूस भी साथ है, और रूस ने तो खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात कही है कि आप अपने अंडर में ये काम करवाएं, है ना। तो ये सब होगा, लेकिन
जी अब मतलब यानी आपकी पूरी गुफ्तगू का ये निकला कि यानी वो जो एक आम तासर लोगों के ज़हनों में है, स्पेशली जो मुखालिफिन है, वो जो बात कर रहे हैं कि यहाँ से ईरान का नुकसान हो, इसका मतलब ये ईरान का तो कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ तो ईरान ने बल्कि यूँ समझ लें कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी एक अपनाई है, और मैं समझता हूँ अभी आपकी बातों से जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अपनी इस्लामी मुकावमत के लिए उन्होंने सिर्फ रूट बदला, यानी अपनी जो हुकूमत के लिए रूट बदला, तरीक़ाकार और बदला। और जब उन्होंने अपने तरीक़ाकार को जो मजबूत कर लिया, तो उन्होंने फिर ये कि शाम का ज़ाहिर के सारा का पहले भी ख़त्म हो चुका था, जो बशर अल-असद की जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो ये है कि इन्होंने इसके ऊपर डिपेंड ख़त्म कर दिया और अपना जो है ना खुद कुफ़ील हो गए, और इस तरह यानी मैं समझता हूँ बल्कि ज़्यादा ईरान को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जो सीरिया का कर रहे हैं, उनके जो दिफाई चीज़ों को तबाह कर रहे हैं, तो कल इसका फ़ायदा मेरा ख़्याल है कि ये ईरान ही उठाएगा। इसराइल को तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसराइल को फ़ायदा वक़्ती है, ईरान जो फ़ायदा उठाएगा वो उसका एक मुस्तकिल फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने जनाब से ये राशिद साहब की गुफ्तगू सुनी, और इस गुफ्तगू को आप सुनिए और समझिए। स्पेशली वो हमारे नाज़रीन, जब वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि इसमें वक़्ती तौर पर ईरान का नुकसान हुआ, या ईरान जो है वो पीछे हटने पर उसको मजबूर किया गया, सेहूनी पॉलिसी वो कामयाब हुई, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। क्योंकि आज ही मैं एक और जगह पे भी एक चीज़ देख रहा था, इनका जो मंसूबा था बेसिकली, ये जो इन्होंने hayat तहरीर शाम को दाखिल किया तुर्की के रास्ते से, इसका इन्होंने जो टाइम तय किया था वो 4 से 6 महीने का था, कि 4 से 6 महीने में ये आके दमिश्क पर कब्जा करेंगे। और लेकिन ये इनकी जो पॉलिसी ईरान इस तरह नाकाम बना दी कि कोई इस्लामी मज़ाहमत सामने नहीं आया। यानी उनका ये था कि हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह यहाँ पर इंगेज हो जाए, और ये हिज़्बुल्लाह यहाँ इंगेज होती है तो ज़ाहिर आधी पावर उसकी यहाँ लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ताकतवर आ रहे थे। और इस तरह वो उधर से इसराइल जो है हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुँचा के उसकी ताकत को उधर से कमज़ोर करके ख़त्म कर देगा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल नाकाम हो गई, और ये लोग 10 दिन के अंदर यहाँ पर पहुँच गए, और कोई किसी किस्म का दरमियान में इनको मुखालफत या कोई सामना या कोई करना नहीं पड़ा। इस तरह ही मैं समझता हूँ कि इसराइल की सेहूनी की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मैं जनाब राशिद आसा को बहुत मशहूर है कि उन्होंने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन मोहतरम, हम ये तज्ज़ियात का सिलसिला हम जारी रखेंगे, और आप हमारे इस सिलसिले में चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्रामों को लाइक कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।